जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन 5 जगहों का जमीन कभी भी मत खरीदिए। 5 ऐसी जगह बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप जमीन खरीद लेते हैं, जिस जमीन को आप खरीद लेते हैं आपका सारा पैसा डूब जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। कहीं भी चले जाइए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, उस जमीन को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। वो आपका पैसा डूबेगा तो डूबेगा, 100% श्योर है। इसीलिए आप जान लीजिए कि प्लॉट खरीदने से पहले कौन सा जमीन आप खरीद सकते हैं, कौन सा जमीन नहीं खरीद सकते। सबसे पहले तो बताऊंगा कि वीडियो का आप पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज जानकारी रहे। इस कानून को हर इंसान को जानना चाहिए, अन्यथा आप बुरे तरीके से फंसेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग। पहला जो जमीन है उसका नाम है गोचर और चारागाह। गोचर आपने नाम सुना होगा और चारागाह का नाम सुना होगा। ये ग्राम पंचायत के अंदर में ये जमीन होता है। आप पता कर ले, अगर वो जमीन गोचर का है या फिर चारागाह का है या फिर ग्राम पंचायत का है तो उस जमीन को कभी आप ना ले, क्योंकि ये गोचर और चारागाह होता है ना, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। मतलब उसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर रजिस्ट्री आपने करा भी लिया तो फिर उसका ना मोटेशन होगा ना कुछ होगा। उस जमीन पर जो भी मकान आपने बना लिया वो चाहे 100 साल पुराना क्यों ना हो, सरकार उसको बिना नोटिस दिए तोड़ सकती है, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि इस जमीन की खरीद बिक्री हो सके। ये जमीन जनता के उपयोग के लिए होती है और जनता उपयोग कर सकता है, लेकिन देखने में मिलता है खासतौर पर आप उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार एरिया में देखेंगे, और भी कई राज्यों में है जहां पर ऐसी जमीन लोग खरीद बिक्री भी करते हैं, घर बना के भी रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कॉलोनी के कॉलोनी बसा के वहां पर रह रहा है, बस गया हुआ है, खरीद बिक्री भी कर रहा है। लेकिन अभी जो आमतौर पर आप देख रहे हैं कि जहां तहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, हर स्टेट में बुलडोजर का काम चल रहा है, सरकार के द्वारा बड़े बड़े पुराने पुराने मकान को गिरा दिया जा रहा है। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों गिराया जा रहा है, ऐसे ही जमीनों को गिराया जा रहा है। इस जमीन का मालिक सीधा एसडीएम होता है और यह ग्राम पंचायत के अंडर में होता है। दूसरा बता रहा हूं, कलेक्टर के अनुमति वाली जमीन, जो कलेक्टर के अनुमति से जो जमीन अलॉट होता है, प्लॉट अलॉट होता है, उस जमीन को कभी ना खरीदे। जैसे आपने सुना होगा बिहार एरिया में होता है बासगीत पर्चा, जो सरकार के तरफ से 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाता है भूमिहीनों पे। जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन होते हैं, उनको सरकार की तरफ से 3-3 डिसमिल दिया जाता है। जो पुराने बसे हुए हैं 50 साल 100 साल या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर, तो सरकार उनको देकर अपना जमीन खाली कराती है। वो जमीन जो होता है बासगीत पर्चा, या फिर और भी राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में जहाँ सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ अलॉट किया जाता है, कहीं 2 डिसमिल होता है, कहीं 3 डिसमिल होता है, कहीं फ्लैट अलॉट किया जाता है। तो ये कलेक्टर के अनुमति से जो अलॉट होता है वो जमीन एक तरह से लीज होता है, मतलब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं आप पीढ़ी दर पीढ़ी, सरकार आपको नहीं हटाएगी। लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, उस प्लॉट को खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। वो आपको पर्सनल मिलता है और आप ही को यूज करना है, आपके बच्चे के यूज करना है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करना है, इस्तेमाल करना है। बाकी आगे कानून में 100 साल बाद 200 साल बाद क्या संशोधन होगा अलग बात है, लेकिन अभी का जो लॉ है कि उस जमीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को रजिस्ट्री करा भी लेता है, मोटेशन भी करा लेता है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है तो खरीदने वाले तो फंसेंगे ही फंसेंगे, बेचने वाले भी, दोनों पे कार्रवाई की जाएगी और दोनों पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके लिए नेजल रूल बना हुआ है, आपने सुना होगा, लैंड रेवेन्यू सेलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये जमीन तहसील के द्वारा अलॉट किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट कलेक्टर के अनुमति से होता है, तो इसका मालिक कलेक्टर ही होता है। वो जमीन आप ही की होती है इस्तेमाल के लिए, लेकिन बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसे जमीन को खरीदने से बचे, पता कर ले, अगर किसी का अलॉटमेंट वाली जमीन है उस जमीन को खरीदने से आप बचे। तीसरा जो बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण, वो है आदिवासी भूमि। आदिवासी का जमीन कोई भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं खरीद सकते हैं। आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। ये SC ST एक्ट में भी प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का कई आदेश ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि आदिवासी का जमीन कोई व्यक्ति अगर खरीदता है तो उस पर तो SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई तो होगी ही होगी, इसके अलावा उस पर क्रिमिनल केस भी होगा। क्रिमिनल केस होगा, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना का भी प्रावधान है। और आपको बता दूं कि ये जो धारा है ये गैर जमानती होता है, मतलब कि आप बेल नहीं ले सकते हैं बाहर से बाहर, आपकी किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी होगी तो होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब जमीन की रजिस्ट्री होती है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, देश में किसी भी स्टेट में जमीन रजिस्ट्री होती है, उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा कि जाति ऐड किया जाता है। जाति, आप किस जाति से है, जाति जरूर लिखा जाता है। वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपको पता चल सके कि ये जमीन किस जाति का है, किस जाति का नहीं है। तो आप किसी का जमीन खरीद रहे हैं तो एक बार उसका पुराना डीड जरूर देख ले
जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो उसका डीड जरूर देख ले, रजिस्ट्री जरूर देख ले पेपर पहले से, उस पर जाति देख ले। अगर जाति उस पर आदिवासी अंकित है, एसटी अंकित है, तो आप उस जमीन को मत खरीदे। अन्यथा आपने खरीद लिया तो खरीद भी लिया, मोटेशन भी करा लिया, आपका आपने कब्जा भी कर लिया, लेकिन उस पर किसी ने कभी भी ऑब्जेक्शन कर दिया, कोई कंप्लेन कर दिया अगर कलेक्टर के पास या तहसील में, सीधा कार्रवाई आप पे हो जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आदिवासी का जमीन कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है तो इसके लिए पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ता है। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप खरीदना चाह रहे हैं आदिवासी का जमीन, या फिर दूसरे जाति से आते हैं आदिवासी जमीन खरीदना चाह रहा है, तो उसके लिए कलेक्टर के यहाँ पहले आवेदन देना होता है। कलेक्टर की अनुमति हो जाती है कि इस जमीन को आप खरीद सकते हैं, तो फिर आप आदिवासी की जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई आदिवासी की जमीन के लिए कलेक्टर ने जनरल कैटेगरी को आदेश दे दिया हो कि इस जमीन को आप खरीद लें। और बहुत सारे ऐसे जमीन खरीद बिक्री हुई भी है, अब बहुत सारे में ऑब्जेक्शन भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जहां ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लोग खरीद के अपना रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो आपका बना बनाया घर को तोड़ा जा सकता है। चौथा हो गया जल स्रोत, तालाब के आसपास की जमीन। जो जल स्रोत होता है, जो तालाब होता है, नदी होता है, उसके आसपास की जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। इसको इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन कहा जाता है। कहीं भी तालाब है, नदी है या फिर जल का स्रोत है, तो वहां से क्या है, आपको कम से कम 100 मीटर छोड़ के ही जमीन खरीदना है। मतलब तालाब से 100 मीटर दूर है जमीन को तो वहां से खरीद सकते हैं। 100 मीटर के दायरे के अंदर आप लेते हैं तो वो जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी, वो जमीन तालाब की जमीन ही मानी जाएगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ये चीज प्रावधान है कि आप नदी या तालाब के 100 मीटर के अंदर में जमीन खरीद लेते हैं तो आप पर 1 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये लॉ है, ये कानून है। ये वाटर एक्ट 1947 में भी ये चीज दर्ज है। तो समझ लीजिए कई तरह के कानून बने हुए हैं इस चीज के लिए। तो इस चीज को समझिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि नदी के आसपास या फिर पोखरे के आसपास या तालाब के आसपास तो लोग खरीद के रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रह रहे होंगे, कर रहे होंगे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। अगर कभी किसी ने या कोई कंप्लेन कर देता है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी और उस जमीन को भी अवैध माना जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा और खाली भी करा दिया जाएगा तत्काल, बिना नोटिस दिए। इतना ज्यादा तत्काल एक्शन होता है इस मामले में। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। पांचवा क्या है, धार्मिक स्थल। कोई मंदिर की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, इस सभी की जमीन जो होता है या फिर किसी ट्रस्ट, उस जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा कई राज्यों में जहां देवस्थान माना जाता है वहां पे बाहरी लोगों का जमीन खरीद फरोख्त करना मना है, बैन है। स्थानीय लोग जिनका जमीन है वही खरीद बिक्री आपस में कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट का जमीन होता है, जो मंदिर के लिए होता है या फिर किसी धार्मिक स्थल के लिए होता है, उस जमीन की भी खरीद बिक्री नहीं होती है। आपने देखा होगा वो जिसकी जमीन है उसी की रहेगी, उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आपने खरीद भी लिया तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मंदिर की जमीन, जहां मंदिर बने हुए हैं या फिर मंदिर के नाम से जितनी भी जमीन है, उस जमीन को कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता है। अगर कोई बिल्डर धोखे से कब्जा करके बेच भी देता है तो समझ लीजिए वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन होता है, कोई किसी प्रकार के आरोप लगते हैं तो। इसी प्रकार से मस्जिद की जमीन होती है, इसी प्रकार से वक्फ की जमीन होती है। वक्फ के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ख्यालात है। इसके बारे में गलत धारणा है कि इसकी जमीन बिक्री होती है, लोगों ने खरीद खरीद के घर बना लिया, कब्जा करके घर बना लिया। इसके बारे में यह सत्य भी है कि वक्फ बोर्ड की जमीन क्या है कि बहुत सारे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और क्या करते हैं, उस जमीन को बेच बेच के बहुत सारे पे कॉलोनी बसा दिए, बहुत सारे पे सोसाइटी बसा दी है। इसीलिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को संशोधन करने के लिए नया प्रस्ताव लाई थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। बाकी इस पर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि धार्मिक मामला है। तो आपको बता दूं, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे चर्च की जमीन है, गुरुद्वारा की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है, वक्फ की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, इस तरह की जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं। भले ही किसी के कब्जे में क्यों ना हो, 50 साल से हो, 100 साल से हो, किसी कब्जे में हो, लेकिन उस जमीन को वो बेच नहीं सकता है और आप खरीद नहीं सकते। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये 5 जगह की जमीन कभी भी किसी परिस्थिति में आपको नहीं लेना है, अन्यथा आप अगर खरीद भी लिए, कुछ नहीं हुआ तो आपको बच्चों को ये चीज भुगतना पड़ सकता है। आने वाले पीढ़ी के समय में भी उस पर बुलडोजर चल सकता है। करना क्या है जमीन खरीदने से पहले, देखिए, पहले आप किसी का जमीन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्री देखिए, उसका जाति देखिए। जाति इसलिए देखना है कि मैंने आपको बताया कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं खरीद सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि अपने देश में जातिवादी होता है। जातिवादी तो शुरू से ये संविधान में भी है, तो इस चीज को देखना जरूरी है। डीड में आपको तो जाति देखना है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर सब देखना है। खाता नंबर, खेसरा नंबर को फिर उसको उसके खतौनी से, उसके खतियान से मिलाना है। कहीं खतौनी बोलते हैं, कहीं खतियान बोलते हैं, तो आपको वहां मिलाना है। चाहे पटवारी के पास जाके, राजस्व कर्मचारी के पास से जाके, चाहे तहसील के पास जाके वहां मिलाना है कि जिस व्यक्ति के नाम से डीड है
उस व्यक्ति के नाम से खतौनी या खतियान है या नहीं है, उसका नक्शा देखना है, रकबा देखना है कि कहाँ तक जमीन है इसका, कितने जमीन इसके हिस्से की है, कितना दिन से कब्जा है, इसका जमीन जब से है, इससे पहले ये जमीन किसका था, इसका पैतृक संपत्ति है या खरीदा हुआ संपत्ति है। बहुत सारी चीजों को आपको देखना है। इसके अलावा गूगल सैटेलाइट मैप आता है एक, जिसको नक्शा बोलते हैं, अभी नया नक्शा आ गया है जो हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें यह चीज देखना है कि आपके जमीन के आसपास तालाब तो नहीं है, आपकी जमीन के आसपास क्या क्या स्थान है, वो जमीन किस कैटेगरी में आता है, वो जमीन खेती बाड़ी की है या आवासीय है, किस कैटेगरी में आता है, क्या हम इस पर घर बना सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। इसके लिए प्रॉपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं कि जमीन खरीदने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, कैसे रजिस्ट्री कराना चाहिए, रजिस्ट्री के बाद क्या क्या करना चाहिए कि वो जमीन पर आपका आसानी से कब्जा हो जाए। इसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैंने जो इस पर बताया इस वीडियो में, वो चीजों को ध्यान रखें। समय समय पर मैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जागरूक करता रहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद अपने देश में प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है। तो मैं आपको इससे संबंधित कानून बता के इसलिए आगाह करना चाहता हूं कि पहले से सतर्क रहे, ताकि जमीन विवाद हो ही ना। आप जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये सब चीज जानकारी रहेगी तो साफ सुथरा जमीन आप खरीद सकते हैं, अच्छा जमीन खरीद सकते हैं, ताकि आपको कल हो के दिक्कत ना हो, कल हो के कोई ऑब्जेक्शन ना हो और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। जब पैसा दे रहे हैं तो हम साफ सुथरा जमीन खरीदेंगे भाई।